स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बिंदुसार की लगभग संपूर्ण जानकारी दी थी और बढ़िया से आपने उसे पढ़ा, उसे देखा और उसको समझने का प्रयास किया। मैंने भी अपनी तरफ से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदुसार से पूछे जाते हैं उनके बारे में लगभग मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा मैंने आपको जो जानकारी दी कि कैसे उसकी कहानी थी, कैसे जो है उसका विवाह हुआ, अशोक की उत्पत्ति और अशोक से जुड़े हुए कई तथ्यों को मैंने आपसे बताया था। देखिए, जब भी हम मौर्य वंश की जानकारी लेते हैं या मौर्य वंश के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक नाम आता है एक बहुत बड़े महान सम्राट का, जिसका नाम था अशोक। और उसी अशोक के बारे में आज जानकारी जो है मैं लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। और आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसका टाइम अगर हम देख ले 272 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 272 ईसा पूर्व से ईसा मसीह के जन्म के 232 साल पूर्व तक इसका शासन रहा, यानी कि 272 BC टू 232 BC। ठीक है। देखिए, आज मैंने अशोक के बारे में जानकारी देने के लिए किताबें भी रखी हुई हैं, कुछ अपनी नोट्स भी रखी हुई हैं, क्योंकि अशोक के बारे में मौर्य साम्राज्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और अशोक का जो इतिहास है वो थोड़ा सा वृहद है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है। इसलिए किसी भी पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई संशय ना तो आपको हो ना तो मुझे हो, उसे बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करने के लिए मैंने अपनी नोट्स को अपने सामने रखा हुआ। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अपन उन छोटे मोटे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हम अगर जो अशोक के संबंध में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले कि अशोक का नाम क्या क्या मिलता है। जैसे अभिलेखों से हमें जो दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेख है, मस्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में पड़ता है, उससे हमें अशोक का नाम क्या मिलता है। अशोक नाम केवल वहीं से प्राप्त होता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। देखिए, समझ लीजिए कि अशोक को सबसे पहले तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन एक ये नाम मिलता है, एक मिलता है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी एक नाम हमें मिलता है इसका अशोक। ठीक है। देखा जाए तो ऐसे तीन नाम, ये जो अशोक नाम है इससे तो हम सामान्यतः सभी जानते हैं, परंतु अशोक वर्धन और देवानाम प्रियदर्शी ये दो चीजें आपको याद रखनी। ठीक है। अशोक के पिता का नाम, हम अगर पिता की बात कर लें बखूबी, कल ही मैंने आपको बताया था कि इसका जो पिता था वो कौन था, बिंदुसार। और जो इसकी माता का नाम था धम्मा था। अच्छा, कुछ जगह पे इसकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, सुभद्रांगी। ठीक है। ये भी आपको क्या है याद रखना। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो लगभग इससे पूछे जाते हैं। 99 भाइयों की हत्या करके जो है इसने राजगद्दी को प्राप्त किया था, ऐसा कौन कहता है। एक जनश्रुति है, सिंघली जनश्रुति। सिंघली जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर या उनकी हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। और इसके उत्तराधिकार का जो युद्ध माना जाता है वो 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक, यानी कि 3 साल तक इसने राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। कुछ जगह पे इस 99 भाई की हत्या की जो बात कही गई है वो अतिशयोक्ति के रूप में वर्णित की गई है।
जिसका अर्थ ये है कि अशोक को इतना क्रूर बताया गया, क्रूर बताने के पश्चात उसके हृदय परिवर्तन को लाने के लिए, उसे महान बनाने के लिए ऐसी बात कही गई। लेकिन संभवतः कुछ उल्लेख ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और जब उसने अपने अंतिम भाई सुसीम की हत्या की, उस समय देखा जाए तो कौन सा समय चल रहा था, 269 ईसा पूर्व, ठीक है, 269 BC। जैसे ही उसने अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी, राजगद्दी को प्राप्त किया, और उसी समय उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब राज्याभिषेक और सत्ता में बनना, ये दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। सत्ता को प्राप्त कर लेना, सत्ता में बन जाना, इस बात का प्रमाण नहीं माना जाता कि वह व्यक्ति उसी समय से राजा बना सॉरी, परंतु राज्याभिषेक करवा लेने के पश्चात इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि यह व्यक्ति अब आधिकारिक रूप से इस सत्ता का राजा बन चुका है। तो 272 में इसने राजगद्दी को तो प्राप्त कर लिया, परंतु अपने भाइयों से उत्तराधिकार की लड़ाई 269 ईसा पूर्व में जीती, और उसी समय अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक करने के पश्चात 269 BC में उसे आधिकारिक रूप से मगध साम्राज्य का सम्राट माना गया। अच्छा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रश्न तो देखिए हमने छोटे मोटे जान लिए। इसके पश्चात यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध, जिसकी वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, लगभग आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस कलिंग के युद्ध में ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, ठीक है। इतिहासकार कहते हैं कि इस कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे, और 1,50,000 यानी 1.5 लाख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या बंदी बना लिया गया था। इस भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या इतनी सारी लाशों को देख करके उसके मन में तुरंत ही ये व्यथा उत्पन्न हुई? क्या तुरंत ही उसने जो है हृदय परिवर्तित कर लिया? तो ऐसा नहीं है। कोई भी, जैसे आप ही की बात कर ले हम, कि अचानक से भाव नहीं उत्पन्न होते, उस भाव के उत्पन्न होने के लिए कारण चाहिए होता, ठीक है। अशोक का जीवन जो है, जब राधा गुप्त ने उसकी ट्रेनिंग की थी, तो उसके पश्चात जैसे जैसे अशोक ने विद्रोहों को दबाया, तो ऐसा नहीं है कि अशोक ने कई लोगों की हत्या नहीं की, और कितने ही नरसंहार उसने ना देखे होंगे, और कितने व्यक्तियों की लाशें ना देखी होंगी, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हुई उसके साथ घटित, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि विश्व इतिहास में अगर हम भारतीय राजाओं की बात करते हैं, तो मात्र 2 राजाओं का उल्लेख हमें विश्व इतिहास में प्राप्त होता है। एक तो अशोक जैसे महान सम्राट, और दूसरा अकबर जैसा सम्राट, ठीक है। ये भी कहा जाता है, जब मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि यदि शेरशाह सूरी 1445 में, शेरशाह सूरी 1545 में यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती, यदि वह सतना का क्षेत्र नहीं आया होता, उसने देखा जाए तो यहाँ पे एक किला था जिस पर उसने आक्रमण किया था, मुझे ना, पहाड़ी खेड़ा के क्षेत्र पे है, कालिंजर अभियान अगर उसने ना किया होता तो उसकी मृत्यु ना होती। और संभवतः ये माना जा सकता है कि जो शेरशाह सूरी था वह अकबर से कहीं ज़्यादा महान सम्राट बनता, और विश्व इतिहासों में वो भी अमर हो जाता। अकबर के समय में अकबर का शासनकाल काफ़ी लंबा रह गया, कुछ कार्य उसने ऐसे कर दिए जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुआ। जब अपन अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर की कहानियों के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या कारण थे जिसने अकबर को महान बनाया, ठीक है।
अशोक के महान होने का कारण कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर तलवार उठाई, जीवन भर लोगों का नरसंहार किया और हर चीज़ें उसने की, परंतु अचानक से कभी शस्त्र न उठाने की कसम खा लेना ही उसके हृदय में वह भाव उत्पन्न कर दिया जिससे लोगों के प्रति उसकी द्वेष भावना समाप्त हो गई। और यही कारण था कि अशोक अचानक से शस्त्र को छोड़ देना, लोगों के मन से जो है उसकी जो भावनाएं हैं वो प्रेम की भावना निकलना, यही कारण अशोक को महान सम्राट बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए कुछ बेसिक फैक्ट अपन देख लेते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने, देखिए अब समझिएगा जो क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कलिंग है वह किस क्षेत्र में है। तो देखिए उड़ीसा का जो क्षेत्र है हमारा, वह कलिंग महाजनपद में आता था। ऐसे एक महाजनपद के रूप में यह भी उभर के आया जिसकी राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कलिंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। कलिंग का जो अभियान हुआ था अशोक द्वारा, ईसा मसीह के जन्म के 261 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 261 BC। अब देखिए यहाँ तो 272 और यहाँ 269 और ये 261, 272, 269, 261। आपको याद रखना है कि जब कभी प्रश्न ऐसा पूछ ले कि सत्ता प्राप्त करने के कितने वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध हुआ था, तो याद रखना है कि सत्ता प्राप्त करने के 11वें वर्ष पश्चात, 11वें वर्ष पश्चात जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। बस शब्दों का हेरफेर है, क्योंकि परीक्षा में शब्दों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है प्रत्येक प्रश्नों पर, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी कि कभी कभी जल्दबाजी में और उस दबाव के कारण हम प्रश्नों को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते। जैसे लिखा हो कि अशोक इस क्षेत्र में कब नहीं गया था, और हम पढ़ क्या लेंगे जल्दबाजी में कि कब गया था, और इसी आधार पर हम प्रश्नों को गलत कर के आते हैं। आपने ये प्रत्येक परीक्षा में देखा होगा कि हो जाता है कभी कभी हम नहीं को है पढ़ लेते हैं और है को नहीं है पढ़ लेते हैं। ये माइनस छोटी छोटी गलतियां जो है हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो यही ध्यान रखना है कि सत्ता प्राप्त करने के पश्चात यानी 11वें वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध हुआ था। और वही पूछे कि राज्यारोहण के या राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितने वर्ष पश्चात 269 में वो बना, और उसके 8वें वर्ष पश्चात जो है कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। तो एक 8 और एक 11, ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि सत्ता प्राप्त करने के 11वें वर्ष पश्चात और राज्यारोहण की तिथि के 8वें वर्ष पश्चात जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। देखिए मैंने आपको वैदिक सभ्यता में एक चीज़ बताई थी कि उस समय पे वैदिक सभ्यता के दौरान हमारे यहाँ पे जो शासन प्रणाली चलती थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलती थी। अशोक के समय में भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मतलब राजा होता था, परंतु जो कलिंग महाजनपद था इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। फिर भी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा से ही 12 किलोमीटर दूर उदयगिरी में प्राप्त हुआ है, उसमें हमें अपने देश का नाम भारत मिलता है और उससे कलिंग युद्ध की हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। हालांकि अशोक के 13वें शिलालेख से भी हमें
कलिंग के युद्ध की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, परंतु हाथी गुम्फा अभिलेख में जिसमें हमारे देश का नाम भारत मिलता है, उससे हमें कलिंग युद्ध की जो जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन उन सबका जो प्रधान था, जिसे हम राजा की संज्ञा दे सकते हैं, उसका नाम था नंदराज, जो कि अशोक के परबब्बा का नाम भी रहा है। यानी चंद्रगुप्त के पिता का नाम भी नंदराज था, और इसके अलावा कलिंग महाजनपद में जब युद्ध हुआ था, उस समय का प्रधान या राजा हम नंदराज को कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, आप देख लें कि अशोक और इसका समय, राज्यारोहण की तिथि, ये कौन सी है, इसके राज्यारोहण की तिथि, ठीक है। कलिंग जहां पर उसने युद्ध किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कहानियों में, फिर कहानी के पश्चात अपन देखेंगे बाकी की चीजें। इसका जो विवाह भी हुआ था, देखिए, अब अपन विवाह किसके साथ हुआ था, कुमार देवी। ध्यान रखिएगा, इसके कई नाम मिल जाते हैं, जैसे कुमार देवी, या यहाँ पे इसका नाम देवी भी बताया गया, ठीक है ना। जो नाम मिलते हैं, कैसे इसका विवाह हुआ था उस पर कहानी थोड़ा सा है, अपन देख लें। हालांकि इसकी एक और पत्नी का नाम मिलता है कारुवाकी। सर थोड़ी इंक डाल दीजिए, इंग वहीं रख दी। कारुवाकी के बारे में ये भी कहा गया कि ये कहाँ की थी भाई, कलिंग महाजनपद की थी, इसकी प्रेमिका थी, और कारुवाकी से ही उत्पन्न इसकी एक संतान थी, यानी कि पुत्र था, जिसका नाम क्या था, तीवर, ऐसा उल्लेख मिलता है। हालांकि अशोक के एक और पुत्र का नाम मिलता है कुणाल, जिसने अशोक के जीवन के अंतिम समय में इसे कारागार में डाल दिया था और स्वयं पूरी सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके अलावा इसका एक और पुत्र था दशरथ, जिसके बारे में ये भी कहा गया कि उसने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को लगभग अपने अधिकार में ले लिया था, क्योंकि अशोक उस समय पे बूढ़ा हो चुका था। अशोक के अंदर वह शक्ति नहीं रह गई थी कि वह वापस से अपनी राज सत्ता को प्राप्त कर सके। इसमें डाल दीजिए थोड़ा इस बार, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, एक कौन था, दशरथ, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, दशरथ। यानी कि लगभग 3 पुत्रों की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। फिर भी अशोक के कई ऐसे पुत्र रहे होंगे, ठीक है, जिनकी जानकारी शायद संभवतः ऐसा है कि इतिहास में कहीं दबी हो। लेकिन एक नाम अभी जब सुनेंगे आप, एक पुत्र उसका महेंद्र और संघमित्रा भी मिलता। महेंद्र जो कि उसका पुत्र था, और एक उसकी पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा जो कि कौन थी, उसकी पुत्री थी, जिसको इसने, इन दोनों को मोंगलीपुत्र तिस, अभी उसकी भी चर्चा कर लेंगे कि कौन था, मोंगलीपुत्र तिस के साथ श्रीलंका तथा अन्य क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती। तो हमने देखा कि अशोक का विवाह कुमार देवी, इसके अलावा अशोक की एक पत्नी का नाम कारुवाकी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कारुवाकी में जब हम अभिलेख बताएंगे तो कौशाम्बी या प्रयाग का अभिलेख, जिससे हमें कारुवाकी की जानकारी मिलती है, और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, अपन उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। इसके अलावा एक पुत्र जो कि कारुवाकी का रहा होगा, उसका नाम तीवर था। एक पुत्र का नाम कुणाल मिलता है, एक दशरथ था, इसके अलावा एक पुत्र इसका महेंद्र, और एक पुत्री इसकी थी संघमित्रा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ और जानकारी, इसके शिक्षा इत्यादि, फिर अपन कहानी सब चीज़ें समझेंगे, क्योंकि पहले फैक्ट अपन पढ़ लें, फिर कहानी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इस बौद्ध धर्म की जो शिक्षा इसने ग्रहण की,
यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी दोस्तों? उपगुप्त से की थी। देखिए समझिएगा। और इसका जो मुलाकात हुई थी वो किससे हुई थी? मोंगली पुत्त तिस्स, ये व्यक्ति का नाम मिलता है। कलिंग युद्ध के दौरान जब उसने भीषण नरसंहार को देखा, इतिहासकार ऐसा कहते हैं, इतिहासकार ने जो लिखा है वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं कि कलिंग युद्ध के दौरान जब उसने भीषण नरसंहार को देखा जिसमें 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु, उनकी लाशों को और 1.5 लाख लोगों को जब बंदी बना लिया गया, तो उसी समय अशोक के मन में एक देखा जाए तो रोने जैसी भावना उत्पन्न हुई। अशोक का हृदय पूरा विदीर्ण होता चला गया और तभी एक मुलाकात उसकी मोंगलीपुत्र तिस्स से होती है, एक व्यक्ति जो कि बौद्ध भिक्षुक था। और मोंगलीपुत्र तिस्स ने उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके ये बात समझ गया कि यह दुखी है और उससे बात करना चाहा। अशोक के अंदर की जो भी ज्वालाएं थीं, जो भी अंदर मन में विकार उत्पन्न हो रहे थे, उसके बारे में संपूर्ण बातें उसने अशोक ने मोंगलीपुत्र तिस्स से कह डाली। और मोंगलीपुत्र तिस्स ने उसे ऐसे समझाया कि वास्तव में देखो राजा, यह होता है जो प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई छुपी होती है। कहीं जाकर युद्ध ना करना पड़े, बल्कि अपने छोटे से ही क्षेत्र में एक ऐसा शासन करे जिससे बाहर की जनता भी यह बात सुने कि इस जगह का राजा इतना महान है कि उस जगह की जनता हर प्रकार से सुखी है। तो निश्चित रूप से दूसरे स्थान की जनता जो है ऐसे राजा की प्रजा में शामिल होना चाहेगी और उसका अधिकार क्षेत्र स्वयं बढ़ता रहेगा। किसी की हिंसा से यानी किसी को नुकसान पहुंचा करके प्राप्त किया गया अधिकार या हिंसा से प्राप्त किया गया क्षेत्र क्षणिक मात्र के लिए रहता है। आने वाले समय में जब वह राजा, उससे भी कोई बलवान राजा आ जाएगा तो उस पर अपना अधिकार, आधिपत्य स्थापित कर लेगा। ये बात गांधी जी ने भी एक बार कही थी कि हम चाहते तो 1920 के असहयोग आंदोलन में भी जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म, की हमारा अहिंसा जो है परम धर्म रहेगा। हालांकि ये बात महावीर स्वामी ने कही थी, उन्हीं की बात को उन्होंने लिया कि अहिंसा हमें नहीं करनी है, क्योंकि हिंसा के अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया गया क्षेत्र, आजाद कराया गया देश कुछ ही समय के लिए सीमित रहेगा और कल को हमसे और ज़्यादा ताकतवर कोई आएगा तो हमारे संपूर्ण देश पर अधिकार जमा सकता है। इसीलिए कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसमें हिंसा न हो, केवल अहिंसा के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को आज़ाद करा पाएँ, और वही हुआ। आज देखिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो वही मोंगलीपुत्र तिस्स ने जब इसको समझाया तो उसको, अशोक को ये बात समझ में आई, और जब समझ में आई तो उसने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा अपने भतीजे से ग्रहण की, अपने भतीजे से ग्रहण की। और ये उपगुप्त कौन था तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो सुसीम है, सुसीम के बारे में कहा जाता है कि सुसीम की जो पत्नी थी और सुसीम और उसकी पत्नी से उत्पन्न जो संतान थे उसका नाम था उपगुप्त। नाम कुछ और रहा होगा, बाद में उसे बौद्ध भिक्षुक में शामिल कर लिया गया था। उसी उपगुप्त से, उसी भतीजे से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इतिहासकार ये प्रमाणित करते हैं कि यह बौद्ध धर्म को मानता तो था लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। यानी कि ऐसा कहा जाता है अशोक के बारे में कि अशोक ना तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ना ही उसने बौद्ध धर्म की समस्त बातों को पालन करने का जो है निर्णय लिया। उसने उन सभी अष्टांगिक मार्गों की तिलांजलि दे दी, यानी कि उसे समाप्त कर दिया जो प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म मानने के लिए करने पड़ते थे। यही कारण है कि अशोक को ये कहा गया कि वह किसी विशेष धर्म का अनुयायी नहीं था, परंतु उस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन इतना अधिक था, इस वजह से लोग उस धर्म को मानते थे। बल्कि कई इतिहासकारों ने उसके धम्म जो नीति है, उस धम्म नीति की जो तुलना की है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से की है। पर कई ऐसी बातें हैं
लगभग कई ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अशोक के शासनकाल में संभवतः बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से प्रसारित हुआ और यही कहा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। परंतु परिस्थितियां ऐसी थीं कि उस समय पे अशोक के पास जो है अन्य कोई कार्य था नहीं, अन्य कोई धर्म था नहीं। और ये बात का प्रमाण है कि यदि हमारे देश में जिस समय पे अशोक का शासन या इसके पहले भी जिनका शासन चला है, उस समय ना तो हमारे वेदों की खोज हुई थी और ना ही उनका संकलन हुआ था। वेदों का संकलन और मूर्ति पूजा और देवताओं का जो देखा जाए तो तथ्य प्रमाण मिलते हैं वो गुप्त काल के समय में मिलते हैं। यही कारण है कि गुप्त काल के समय में ही लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी बने, शैव धर्म के अनुयायी बने। ऐसे कई शाक्त धर्म है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, लेकिन इसके पहले जैन और बौद्ध की ही जानकारी प्राप्त होती है। संभवतः ये कहा जा सकता है कि जो अशोक या मौर्य या मौर्योत्तर काल रहा है उसमें लगभग जैन और बौद्ध धर्म ये दो ही बड़े धर्म रहे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म बड़ा तेजी से फैल रहा था और अशोक ने उसका प्रचार प्रसार भी करवाया। कारण ये था कि वह अहिंसा यानी हिंसा ना करने का निर्णय ले चुका था और इसी वजह से उसने बौद्ध धर्म को बड़ी तेजी से विस्तारित करवाया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को मोंगलीपुत्र तिस्य के साथ श्रीलंका और इसके अलावा बर्मा, म्यांमार इत्यादि क्षेत्रों में भेजा है। ठीक है, तो ये थी अशोक के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया, लगभग ये बेसिक जानकारी है अशोक के बारे में। अब थोड़ा सा हम अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलेख कौन से शिलालेख हैं, क्या अभिलेख हैं, लघु अभिलेख, ऐसे करके आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अभिलेख जो है वो 3 भागों में विभाजित, ठीक है। एक होता है, देखिए, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। एक होता है आपका शिलालेख, और एक होता है आपका गुहालेख। ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी इसके डिवाइडेशन है, इसके भी डिवाइडेशन है, परंतु इसका डिवाइडेशन नहीं है। देखिएगा, स्तंभ लेख में एक होता है आपका दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ, और एक होता है आपका लघु स्तंभ। ये भी आपका शिलालेख दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, और एक होता है आपका वृहद शिलालेख। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। स्तंभ लेख आप समझ गए होंगे, जब कोई भी जानकारी एक स्तंभ में दी जाती है तो उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, कोई भी जानकारी जब स्तंभ में दी जाए वह स्तंभ लेख। यदि स्तंभ दीर्घ है या बड़ा है तो उसे दीर्घ स्तंभ लेख कहा जाता है। यदि स्तंभ छोटा है, जानकारी उसमें कम है, तो उसे लघु स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख यानी कि चट्टानों पर या शिलाओं पर जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उसे शिलालेख कहा जाता है। इसे 3 कैटेगरी में विभाजित भी किया गया है, दीर्घ, लघु और वृहद। गुहालेख, गुफाओं के अंदर जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसे गुहालेख कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि अशोक के जो अभिलेख हैं, देखा जाए तो इनको पहले ही खोज लिया गया था, लेकिन पढ़ने में जो सफलता है वो बाद में मिली थी। यानी कि जैसे आज के समय में हमारी जो लिपि है कि हम देवनागरी लिपि के माध्यम से हिंदी भाषा लिखते हैं। कई लोग समझ लेते हैं, सर आपको जब प्रशांत सर पढ़ाएंगे ये चीज़, कि कई लोग समझते हैं कि लिपि हमारी देवनागरी है, देवताओं के नगर से आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने ये बात की पुष्टि की है कि हमने लिखना सिखाया है। गुजरात के नागर ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये कहा है कि हमने लिखना सिखाया है। हिंदी भाषा जो लिखी जाती है हमारी लिपि में लिखी जाती है, इसी वजह से इसे देवनागरी कहते हैं, ना कि ये कि देवताओं के घर से आई है, देवताओं के नगर से आई।
ये बात की संपूर्ण जानकारी प्रशांत सर आपको हिंदी विषय में देंगे। और उस समय पे क्या भाषाएं चलती थी हमें नहीं पता, कहते हैं कि पाली भाषा चलती थी। देखिए, लिपि अलग है, भाषा अलग। लिपि लेखन का तरीका होता है और पाली क्या होती है, भाषा होती है। लगभग अशोक के सभी लेख, अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं, परंतु उनकी लिपियां 3 भागों में बटी हुई है, एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि और एक अरेमाइक लिपि। ठीक है ना। अब इस पर चूंकि आज मैं अभिलेखों की कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभिलेख के लिए एक वृहद वीडियो मैं बनाऊंगा, भले वो 1 घंटे का ही रहे, उस पर अपन संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है। तो अभिलेख की भाषा जो है वो पाली थी, परंतु उनकी जो लिपियां थी उसमें 3 लिपियों में प्राप्त होते, एक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरेमाइक लिपि। तो चर्चा थोड़ी सी इस बात की कर रहे थे कि वर्तमान में हम हिंदी भाषा लिखते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद प्रलय आ जाए और सब मर जाएं, सब दब जाए। ये किताबें जो हैं, नोट्स हैं, जब कई हजार करोड़ लाखों साल बाद सभ्यता पुनः जीवित होगी तो खुदाई होगी, यानी कि जब डेवलप होंगे, मानव बनेंगे, फिर पुनः जो है जीवित होंगे, सब खुदाई होगी, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, खुदाई में हम लोगों के अवशेष प्राप्त होंगे। प्राप्त कैसे होंगे, पता चले कि मैं भी निपट गया, दबा हुआ हूँ, मेरे हड्डी कंकाल बचा, टी शर्ट तोड़ गई, ये माइक बचा हुआ है जिसके माध्यम से आवाज़ आपको जो है स्पष्ट रूप से आ रही। अब इस माइक के बारे में अगर कह दूं तो ये माइक आपका कैसा रहे, माइक मिले, अब वो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि भाई हो सकता रहा हो ये कुछ बोलने का ऐसा यंत्र रहा हो। किताबें मिले, किताबों को अभिलेख मान ले वो, कि क्योंकि बोर्ड दबा हुआ मिलेगा, यही लिखा मिलेगा अशोक, ये सब। अब भाई वो तो पढ़ नहीं पाएंगे कि उनकी उस समय की भाषा क्या रहे। ठीक है ना। सब हो सकता है, संभवतः हो सकता है कि मार्कर के बारे में सोचे, हो सकता है कि ये मार्कर लिखने के काम में आता रहा हो, ये बोर्ड रहा हो, इसमें लोग लिखते रहे हों, डेस्क मिल जाए, इसमें लोग बैठते रहे हों, कैमरा मिल जाए, पता नहीं ये क्या है। भाई एक चीज़ है जो उस समय पे अशोक के समय में या अन्य पुराने राजाओं के समय में प्रयोग होती थी, आज भी तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से मिलती, लेकिन उस पर सटीक जानकारी दे पाना कि इसका प्रयोग किस लिए होता होगा, ये बड़ा कठिन है। अब जैसे कई लोग इतने होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप कभी रीवा के किले में गए हैं? रीवा के किले के अंदर जो म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम को कितने लोग गए देखने? उस म्यूजियम के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें रखी हैं राजाओं के समय में। एक बर्तन मैंने देखा था, मैं लगभग 2 बार हो आया। एक बर्तन मैंने देखा, सफ़ेद कलर का पूरा बर्तन, जिसमें राजा खाना खाया करते थे, और कहा जाता है कि यदि कोई खाने में विष मिला दे या जहर मिला दे और खाना पहले उसी में परोसा जाता था, अगर जहर मिला तो बर्तन अपने आप नीला हो जाता था, उसका रंग चेंज होके नीला हो जाता था। एक लगभग एक डस्टर के बराबर की एक छोटी सी तोप थी, जो कहते थे कि दिखाया गया है उसमें, धूप में रख दिया जाए, सूर्य की रोशनी से वो एक्टिव हो जाती थी और 3 किलोमीटर तक मारक क्षमता थी उसकी। आज भी रखी हुई है, आप रीवा के किले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसे कई बर्छा जो अशोक, अब देखिए ये रीवा किले की बात थोड़ा सा कर लें कि अशोका मूवी जो बनी है शाहरुख खान की, उस अशोका मूवी में जो राहुल देव, करीना कपूर जी हैं और राहुल देव जी हैं और शाहरुख खान, ये 3 लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो जो करीना कपूर के हाथ में 3 नोक वाली चक्कू है, 3 नोक वाली, वो रीवा के किले से ही ली गई थी कलेक्टर की परमिशन से। आप जब जाएंगे उस किले में तो फोटो, अशोका मूवी की शूटिंग के टाइम पे फोटो जो है वहाँ पे खिंचवाई गई थी कि हमारे यहाँ से ये जो है 3 नोक वाली बर्छी का प्रयोग जो है किया जा रहा है इस मूवी में। उसकी फ़ोटो भी बाकायदे लगी हुई है। कई ऐसी तलवारों का प्रयोग भी अशोक ने, जो शाहरुख खान ने किया है अशोका मूवी में, वो भी रीवा के किले से ली गई थी। आप जाइएगा एक बार देखिएगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सारे सोने की गोटियाँ, सोने की गोटियाँ जो चेस वाली होती हैं वो रखी हुई हैं। एक झूमर है जो विश्व में 3 जगह है केवल, बहुत बड़ा झूमर उस किले में लगा हुआ है जो केवल विश्व में 3 जगह है, और एक जो है अपने इंडिया में, भारत में है, जो कि रीवा के किले में मौजूद है। बस यही है कि कभी सतना से, कभी अपने क्षेत्र से बाहर निकल के देखिए रीवा के किले में जाकर, तो वहाँ के म्यूज़ियम को ये पुरातात्विक साक्ष्य देना
जरूर। तो चलिए आज अपन वीडियो में आज यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि अशोक थोड़ा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगले वीडियो में अपन जो है अशोक के आगे की जानकारी लेंगे, जिसमें अशोक की कहानी अभी मैंने नहीं बताई, केवल बेसिक फैक्ट बताया है। तो कल रोमांचक कहानी यानी कि अगले वीडियो में अपन रोमांचक कहानी को लेकर के प्रेजेंट होंगे और मिलेंगे बढ़िया से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।